मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सही सुना है। तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चाहिए। वार्नर अब भी मुझे घूर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं उसे बताती हूँ। वह गहरी सांस लेता है और कमरे में इधर उधर टहलने लगता है। एडम को अब तक जाने की इजाजत नहीं मिली। तुम मेरे लिए एक तरह का पालतू प्रोजेक्ट हो। वार्नर खुद से मुस्कुराता है। मैंने बहुत लंबे समय तक तुम्हारे रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया है। उसका यह अहंकारी, आत्ममुग्ध अंदाज मुझसे सहन नहीं हो रहा। मुझे उसकी मुस्कान तोड़नी है। वार्नर रुक जाता है। मैं तुम्हें अपनी टीम में चाहता हूं। क्या? एक टूटी फूटी स्तब्ध फुसफुसाहट। हम एक युद्ध के बीच में हैं, वह कुछ अधीरता से कहता है। शायद अब तुम तस्वीर को जोड़कर देख सकती हो। मुझे नहीं, मैं तुम्हारा राज जानता हूं, जूलियट। उसकी आवाज मेरे भीतर सिहरन दौड़ा देती है। मुझे पता है कि तुम यहां क्यों हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी अस्पताल के रिकॉर्ड्स, सरकारी शिकायतों, गंदे मुकदमों और तुम्हें कैद में डालने की सार्वजनिक मांगों में दर्ज है। उसके रुकने से पहले ही मेरी सांस गले में अटक जाती है। मैं बहुत समय से इस बारे में सोच रहा था, पर मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम वास्तव में मानसिक रूप से अस्थिर नहीं हो। अकेलेपन को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता था, हालांकि तुमने खुद को काफी अच्छे से संभाला। वह मुझे एक ऐसी मुस्कान देता है मानो मैं उसकी तारीफ के लिए शुक्रगुजार रहूं। मैंने एडम को तुम्हारे साथ रहने के लिए भेजा ताकि यह पता चल सके कि तुम खतरनाक हो या नहीं, कि तुम आम इंसानों की तरह बातचीत और मेल जोल कर सकती हो या नहीं। मुझे कहना होगा, नतीजे उम्मीद से भी बेहतर निकले। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी खाल उतार रहा हो। एडम ने अपना किरदार कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह निभाया। वह एक बेहतरीन सैनिक है, असल में सबसे बेहतरीन। वार्नर एक नजर एडम पर डालता है, फिर मेरी ओर मुस्कुराता है। पर चिंता मत करो, उसे अब तक यह नहीं पता कि तुम क्या करने में सक्षम हो। वह धीरे से सिर झुकाता है। कम से कम अभी तक तो नहीं। मैं घबराहट को नोचती हूं, मैं पीड़ा को निगल जाती हूं। मैं खुद से भीख मांगती हूं कि मैं उसकी तरफ न देखूं, लेकिन मैं नाकाम होती हूं, नाकाम होती हूं, नाकाम होती हूं। एडम ठीक उसी पल मेरी आंखों में देखता है जब मैं उसकी ओर देखती हूं, लेकिन वह इतनी तेज नजरें फेर लेता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने सच में देखा या यह सिर्फ मेरा भ्रम था। मैं एक राक्षस हूं। मैं उतना निर्दयी नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। वार्नर अपनी आवाज में एक मधुर लय लाते हुए कहता है। अगर तुम्हें उसकी संगति इतनी पसंद है तो मैं इसे, वह मेरे और एडम के बीच इशारा करता है, एक स्थायी असाइनमेंट बना सकता हूं। नहीं, मैं धीमे से सांस छोड़ते हुए कहती हूं। वार्नर अपने होठों को एक लापरवाह मुस्कान में मोड़ता है। ओह हाँ, लेकिन सावधान रहो खूबसूरत लड़की। अगर तुमने कुछ बुरा किया तो उसे तुम्हें गोली मारनी पड़ेगी। ऐसा लगता है जैसे तार काटने वाले औजार मेरे दिल में सुराख कर रहे हों। एडम वार्नर की किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह बस अपना काम कर रहा है। मैं एक संख्या हूं, एक मिशन हूं, एक आसानी से बदला जा सकने वाला वस्तु मात्र हूं। मैं उसकी यादों में भी जगह नहीं रखती। मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे उसकी गद्दारी के इस कदर गहरे दफन कर देने की उम्मीद नहीं थी। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, वार्नर मेरे विचारों को बीच में ही रोकते हुए कहता है, तो तुम मेरी तरह जी सकोगी। तुम हम में से एक बन जाओगी, न कि उनमें से एक। तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और अगर मैंने इनकार किया, मैं डर से कांपती आवाज को रोकते हुए पूछती हूं। वार्नर सच में निराश दिखाई देता है। उसके हाथ मायूसी से आपस में जुड़े हुए हैं। तुम्हारे पास सच में कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम मेरे साथ खड़ी होती हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। वह अपने होंठ भींचता है। लेकिन अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना, खैर,
मुझे लगता है कि तुम अपने शरीर के सभी हिस्सों के साथ काफी सुंदर लगती हो, है ना? मेरी सांसें इतनी तेज चल रही हैं कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लोगों को यातना दूं। उसका चेहरा एक चमकदार मुस्कान में खिल उठता है। यह तो कमाल होगा। दुनिया लहूलुहान हो रही है। मेरे पास कोई प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है, इससे पहले कि वह एडम की ओर मुड़ जाए। उसे दिखाओ कि वह क्या खो रही है। क्या तुम करोगे? एडम एक क्षण देर से जवाब देता है। सर, यह एक आदेश है, सैनिक। वार्नर की आंखें मुझ पर जमी हुई हैं। उसके होंठ दबे हुए मनोरंजन से हल्के हल्के फड़फड़ा रहे हैं। मुझे इसे तोड़ना पसंद आएगा। यह अपने ही भले के लिए कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। तुम मुझे छू नहीं सकते, मैं दांत भींचते हुए ठूकती हूं। गलत, वह गुनगुनाता है। वह एडम की ओर एक जोड़ी काले दस्ताने उछालता है। तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, वह एक गुप्त स्वर में फुसफुसाते हुए कहता है। तुम एक राक्षस हो। मेरी आवाज बहुत स्थिर है। मेरा शरीर अचानक गुस्से से भर गया है। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? यह मेरी प्रिय एक बर्बादी होगी। वह आगे बढ़ता है और मुझे महसूस होता है कि उसके हाथ सफेद चमड़े के दस्तानों में सावधानी से ढके हुए हैं। वह एक उंगली से मेरी ठुड्डी ऊपर उठाता है। इसके अलावा इतने सुंदर चेहरे को खो देना भी तो अफसोस की बात होगी। मैं अपनी गर्दन को झटके से दूर करने की कोशिश करती हूं, लेकिन वही स्टील टो वाला जूता मेरी रीढ़ में जोर से टकराता है और वार्नर मेरे चेहरे को अपनी पकड़ में ले लेता है। मैं एक चीख को दबा लेती हूं। संघर्ष मत करो प्रिय, तुम केवल अपने लिए चीजों को और कठिन बना दोगी। मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम नरक में सड़ो। वार्नर अपना जबड़ा कसता है। वह किसी को मुझे गोली मारने, मेरी तिल्ली पर लात मारने, मेरा सिर फोड़ने से रोकने के लिए एक हाथ उठाता है। मुझे नहीं पता कि क्या। तुम गलत टीम के लिए लड़ रही हो। वह सीधा खड़ा हो जाता है। लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। एडम, वह पुकारता है, इसे अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी सर। एडम दस्ताने पहन लेता है, लेकिन वह मुझे छूता नहीं। उसे उठने दो रोलैंड, मैं अब यहां से संभाल लूंगा। जूता गायब हो जाता है। मैं संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ी होती हूं और कुछ भी नहीं देखती। मैं उस भयावहता के बारे में नहीं सोचूंगी जो मेरा इंतजार कर रही है। कोई मेरे घुटनों के पीछे लात मारता है और मैं लगभग जमीन पर गिर पड़ती हूं। चलो आगे बढ़ो, एक आवाज पीछे से गरजती है। मैं ऊपर देखती हूं और महसूस करती हूं कि एडम पहले ही आगे बढ़ चुका है। मुझे उसके पीछे जाना है। सिर्फ तब जब हम पागल खाने के परिचित अंधेरे गलियारों में लौटते हैं तो वह रुकता है। जूलियट, एक नरम शब्द और मेरे जोड़ हवा में बदल जाते हैं। मैं उसे कोई जवाब नहीं देती। मेरा हाथ पकड़ो, वह कहता है। मैं कभी नहीं, मैं टूटी हुई सांसों के बीच कह पाती हूं, कभी नहीं। एक भारी आह मैं उसे अंधेरे में हिलते हुए महसूस करती हूं और जल्द ही उसका शरीर मेरे बहुत करीब आ जाता है। इतना करीब कि मैं निःशस्त्र महसूस करती हूं। उसका हाथ मेरी कमर के निचले हिस्से पर है और वह मुझे अज्ञात मंजिल की ओर ले जा रहा है। मेरी त्वचा का हर इंच गुलाबी हो रहा है। मुझे खुद को सीधा रखना पड़ रहा है ताकि मैं उसके बाहों में गिरने से बच सकूं। हम जितनी दूर चल रहे हैं वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी दूरी है। जब एडम आखिरकार बोलता है तो मुझे संदेह होता है कि हम अंत के करीब हैं। हम बाहर जाने वाले हैं, वह मेरे कान के पास कहता है। मुझे अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने के लिए अपनी मुट्ठियां भींचनी पड़ती हैं। मैं उसकी आवाज के एहसास से इतनी विचलित हो जाती हूं कि उसके कहे शब्दों का महत्व समझने में मुझे समय लगता है। मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि तुम्हें पता होना चाहिए। एक धीमी गहरी सांस मेरी एकमात्र प्रतिक्रिया है। मैं लगभग 1 साल से बाहर नहीं गई हूं
मैं बेहद उत्साहित हूँ, लेकिन मैंने अपनी त्वचा पर प्राकृतिक रोशनी को इतने लंबे समय से महसूस नहीं किया है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे सहन कर पाऊंगी या नहीं। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। सबसे पहले हवा मुझे छूती है। हमारा वातावरण दिखाने लायक कुछ भी नहीं रखता, लेकिन इतने महीनों तक कंक्रीट के एक कोने में बंद रहने के बाद हमारी मरती हुई पृथ्वी की व्यर्थ होती ऑक्सीजन भी स्वर्ग जैसी लगती है। मैं पर्याप्त तेजी से सांस नहीं ले पा रही हूं। मैं अपने फेफड़ों को इस एहसास से भर लेती हूं। मैं हल्की हवा में एक कदम रखती हूं और अपनी उंगलियों के बीच से बहते हुए हवा के झोंके को मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश करती हूं। ऐसा आनंद जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। हवा तीखी और ठंडी है, एक ताजगी भरा स्नान, एक अदृश्य एहसास जो मेरी आंखों में चुभता है और मेरी त्वचा को झकझोर देता है। आज सूरज ऊंचा है, इतना चमकदार कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से टकराकर आंखों को चकाचौंध कर रहा है, जो धरती को जमा कर रखे हुए हैं। मेरी आंखें तेज रोशनी के बोझ तले दब जाती हैं और मैं मुश्किल से 2 पतली दरारों से देख पाती हूँ, लेकिन उसकी गर्म किरणें मेरे शरीर पर ऐसे गिरती हैं जैसे वह मेरे लिए बनी कोई जैकेट हो, जैसे किसी इंसान से भी बड़ी कोई चीज मुझे गले लगा रही हो। मैं इस पल में हमेशा के लिए खड़ी रह सकती हूँ। एक अनंत क्षण के लिए मैं खुद को मुक्त महसूस करती हूँ। एडम का स्पर्श मुझे वास्तविकता में वापस खींच लाता है। मैं लगभग अपनी त्वचा से बाहर कूद पड़ती हूँ और वह मेरी कमर थाम लेता है। मुझे अपनी हड्डियों से भीख मांगनी पड़ती है कि वे कांपना बंद कर दें। क्या तुम ठीक हो? उसकी आंखें मुझे चौंका देती हैं। वे वही आंखें हैं जिन्हें मैं याद करती हूँ, गहरी नीली और अंतहीन, जैसे समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा। उसके हाथ इतने कोमल हैं, इतने नर्म, जो मुझे हल्के से थामे हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ, मैं झूठ बोलती हूँ। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। वह मेरी ओर देखने से बचता है। मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। वह अपने बालों में हाथ फिराता है और अपने सूखे गले को निकल जाता है। मेरे पीछे आओ। हम एक खाली जगह में हैं, एक सूनी जमीन जो मुरझाए हुए पत्तों और सूखते हुए पेड़ों से भरी है, जो मिट्टी में पिघली हुई बर्फ से छोटे छोटे घूंट भर रहे हैं। यह परिदृश्य युद्ध और उपेक्षा से उजाड़ हो चुका है, और फिर भी यह सबसे सुंदर चीज है जिसे मैंने इतने लंबे समय में देखा है। सैनिक हमारे कदमों को देखते हुए ठहर जाते हैं जब एडम मेरे लिए एक कार का दरवाजा खोलता है। यह कार नहीं है, यह एक टैंक है। मैं विशाल धातु के इस ढांचे को घूरती हूँ और किनारे से चढ़ने की कोशिश करती हूँ। तभी एडम अचानक मेरे पीछे आ जाता है। वह मेरी कमर से पकड़कर मुझे ऊपर उठाता है और मैं हड़बड़ा जाती हूँ जब वह मुझे सीट पर बिठा देता है। कुछ ही देर में हम खामोशी में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं खिड़की से बाहर सब कुछ देख रही हूँ। मैं हर छोटी से छोटी चीज को निगल रही हूँ, पी रही हूँ, सोख रही हूँ। मलबे में, आसमान की रेखा में, छोड़े गए घरों में और बिखरे हुए धातु और कांच के टुकड़ों में हर एक बारीकी को। दुनिया नंगी लग रही है, हरियाली और गर्मजोशी से बिल्कुल खाली। कोई सड़क संकेत नहीं है, कोई रुकने के निशान नहीं है। अब उनकी कोई जरूरत नहीं रही। कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं है। हर कोई जानता है कि अब कारें केवल एक ही कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं और बेहद ऊंचे दामों पर बेची जाती हैं। बहुत कम लोगों को भागने का कोई साधन मिलता है। मेरे माता पिता, आम जनता को देश के बचे हुए हिस्सों में बांट दिया गया है। औद्योगिक इमारतें अब इस परिदृश्य की रीढ़ हैं। ऊंची आयताकार धातु की पेटियां मशीनों से भरी हुई, मशीनें जिनका उद्देश्य सेना को मजबूत बनाना है, पुनः स्थापना द रीस्टैब्लिशमेंट को ताकत देना है और मानव सभ्यता के विशाल हिस्से को नष्ट कर देना है। कार्बन टार, स्टील, ग्रे, ब्लैक, सिल्वर, धुंधले रंग
आसमान में घुल रहे हैं, उस कीचड़ में टपकते हुए जो कभी बर्फ हुआ करती थी। कचरे के ढेर हर जगह बेतरतीब लगे हुए हैं, उनके नीचे से पीली घास के छोटे छोटे टुकड़े झांक रहे हैं। हमारी पुरानी दुनिया के पारंपरिक घर छोड़ दिए गए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, छतें गिर रही हैं, लाल, हरे और नीले रंग को घिसकर धुंधले शेड्स में बदल दिया गया है ताकि वे हमारे उज्जवल भविष्य से मेल खा सकें। अब मैं उन परिसरों, कंपाउंड्स को देखती हूँ जो इस उजड़ी हुई जमीन पर लापरवाही से बनाए गए हैं, और मुझे याद आने लगता है। मुझे याद आता है कि इन्हें केवल अस्थायी तौर पर बनाया जाना था। मुझे वो कुछ महीने याद हैं जब मुझे कैद करने से पहले इनका निर्माण शुरू हुआ था। ये छोटे ठंडे आवाज केवल तब तक के लिए पर्याप्त होंगे जब तक कि वे इस नई योजना के सभी विवरणों का पता नहीं लगा लेते। यही पुनः स्थापना, द रीस्टैब्लिशमेंट ने कहा था। बस तब तक जब तक सभी को काबू में नहीं कर लिया जाता, बस तब तक जब तक लोग विरोध करना बंद नहीं कर देते और यह महसूस नहीं कर लेते कि यह बदलाव उनके लिए अच्छा है, उनके बच्चों के लिए अच्छा है, उनके भविष्य के लिए अच्छा है। मुझे याद है नियम बनाए गए थे। अब और कोई खतरनाक कल्पनाएं नहीं, अब और कोई नुस्खे वाली दवाइयां नहीं। सिर्फ स्वस्थ व्यक्तियों से बनी एक नई पीढ़ी ही हमें बचा सकती थी। बीमारों को बंद कर देना चाहिए, बूढ़ों को त्याग देना चाहिए, मानसिक रूप से अस्थिर लोगों को पागल खानों में सौंप देना चाहिए। सिर्फ मजबूत लोग ही जिंदा रहने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, अब और कोई बेवकूफ़ी भरी भाषाएं नहीं, कोई मूर्खतापूर्ण कहानियां नहीं, कोई बेकार की पेंटिंग्स जो मूर्खतापूर्ण चिमनियों के ऊपर टंगी हो। अब कोई क्रिसमस नहीं, कोई हनुक्का नहीं, कोई रमज़ान और दिवाली नहीं। अब धर्म की कोई बात नहीं, आस्था की कोई चर्चा नहीं, व्यक्तिगत विश्वासों का कोई स्थान नहीं। उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत विश्वासों ने हमें लगभग मार ही डाला था। विश्वास, प्राथमिकताएं, पसंद, पूर्वाग्रह और विचारधाराएं, यही हमें बांटते थे, हमें भ्रमित करते थे, हमें नष्ट कर देते थे। स्वार्थी इच्छाएं, जरूरतें और लालसाएं मिटा देनी चाहिए थी। लालच, अत्यधिक भोग और असंयम को इंसानी व्यवहार से मिटा देना चाहिए था। समाधान आत्मनियंत्रण में था, सादगी में था, सीमित जीवन स्थितियों में था, एक सरल भाषा में और एक नए शब्दकोश में जिसमें वे ही शब्द हों जिन्हें हर कोई समझ सके। यही चीजें हमें बचाएंगी, हमारे बच्चों को बचाएंगी, मानव जाति को बचाएंगी। यही उन्होंने कहा था। पुनः स्थापित करें समानता, पुनः स्थापित करें मानवता, पुनः स्थापित करें आशा, उपचार और खुशी। हमें बचाओ, हमसे जुड़ो, समाज को पुनः स्थापित करो। पोस्टर अभी भी दीवारों पर चिपके हुए हैं, हवा उनके फटे हुए टुकड़ों को झकझोरती है, लेकिन ये संकेत पूरी ताकत से जमे हुए हैं, स्टील और कंक्रीट की संरचनाओं से चिपके हुए। कुछ पोस्टर अब भी जमीन से उगे खंभों पर चिपके हुए हैं, जिनके शीर्ष पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। लाउड स्पीकर जो लोगों को सचेत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उन आसन्न खतरों से जो उन्हें घेरे हुए हैं, लेकिन दुनिया अजीब तरह से खामोश है। राहगीर गुजर रहे हैं, ठंडे जमा देने वाले मौसम में धीरे धीरे चलते हुए फैक्ट्री में काम करने और अपने परिवार के लिए खाना जुटाने के लिए। इस दुनिया में उम्मीद बंदूक की नली से बाहर बहती है। अब किसी को इस अवधारणा की परवाह नहीं रही। लोग पहले उम्मीद चाहते थे, वे चाहते थे कि चीजें बेहतर हो सकें। वे यह मानना चाहते थे कि वे फिर से गॉसिप और छुट्टियों की योजनाओं और शनिवार की रात की पार्टियों की चिंता कर सकते हैं। इसीलिए पुनः स्थापना, द रीस्टैब्लिशमेंट, ने एक ऐसा भविष्य देने का वादा किया जो असल में संभव ही नहीं था, और समाज इतना हताश था कि उस पर शक भी नहीं किया। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वे अपनी आत्माएं उन लोगों को सौंप रहे थे जो उनकी अज्ञानता और डर का फायदा उठाने की योजना बना रहे थे। अधिकतर नागरिक विरोध करने से बहुत डरते हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जो मजबूत हैं। कुछ ऐसे भी हैं
जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि लड़ने में बहुत देर नहीं हुई। मैं हर कांपती हुई शाखा, हर कठोर सैनिक, हर खिड़की को गिनने लगती हूँ। मेरी आंखें 2 पेशेवर जेब कतरों की तरह हैं, सब कुछ चुराकर अपने दिमाग में संग्रहित करने के लिए। हम जितने मिनटों पर चलते गए उनका हिसाब मैं खो देती हूँ। हम एक ऐसी इमारत के सामने रुकते हैं जो पागल खाने से 10 गुना बड़ी है और सभ्यता के केंद्र में संदेहास्पद रूप से स्थित है। बाहर से यह एक साधारण फीकी इमारत लगती है, अपने आकार के अलावा हर तरीके से अगोचर। 4 सपाट दीवारों पर बनी ग्रे स्टील की सिल्ली, खिड़कियां दरारों से भरी हुई और 15 मंजिलों में ठुकी हुई। ये बेरंग है और इस पर कोई चिन्ह नहीं, कोई निशान नहीं। इसकी असली पहचान का कोई प्रमाण नहीं। राजनीतिक मुख्यालय जनता के बीच छिपा हुआ। टैंक के अंदर बटनों और लीवरों की एक उलझी हुई गड़बड़ है जिन्हें चलाने में मैं पूरी तरह असमर्थ हूं। और इससे पहले कि मैं इन्हें समझ पाऊं, एडम मेरे लिए दरवाजा खोल रहा है। उसके हाथ मेरी कमर के चारों ओर कस जाते हैं और अब मेरे पैर जमीन पर मजबूती से टिक चुके हैं। लेकिन मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि मुझे यकीन है कि वह इसे सुन सकता है। उसने मुझे अब तक नहीं छोड़ा। मैं ऊपर देखती हूँ। उसकी आंखें सख्त हैं, उसका माथा सिकुड़ा हुआ है, उसके होंठ 2 टुकड़े गुस्से से जुड़े हुए लगते हैं। मैं पीछे हटती हूँ और हमारे बीच 10,000 नन्हे कण बिखर जाते हैं। वह अपनी आंखें झुका लेता है, वह मुड़ जाता है, वह गहरी सांस लेता है और उसके एक हाथ की 5 उंगलियां एक अस्थिर मुट्ठी में बदल जाती हैं। इस तरफ वह इमारत की ओर इशारा करता है। मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती हूँ।